कि वरकीय धमनी की एक शाखा है अभिवाही धमनी, बोमेन संपुट में आके गुच्छे में बदल जाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस से आगे ये धमनी क्या है व्यास में कुछ छोटी हो जाती है जिसे अपवाही धमनी कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का रेणुका स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 2 मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के भाग 3 के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो किडनी है या वृक्क है वो क्या है कई लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे आपने क्या कहा था, नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना इस तरह से होगी। इससे पहले अपने देख चुके हैं। नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? बोमेन संपुट पाया जाता है। ये बोमेन संपुट है और वृक्क से एक धमनी आएगी, उसकी एक कोई शाखा जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे अभिवाही धमनी, जिसे क्या कहेंगे अभिवाही धमनी। ये क्या करती है, जो किडनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त को लाती है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये है कि जो इसमें जो रक्त होगा उसमें क्या मिला होता है, अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया। इस तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इस रक्त के अंदर मिले होंगे। ये जो अभिवाही धमनी है वो इस पूरे का नाम है बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में आके क्या है, एक गुच्छे नुमा रचना बनाती है जिसे अपने ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन सभी के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ से ये पतली होकर बाहर निकल जाती है जिसे क्या कहेंगे अपवाही धमनी, जो क्या करती है, जो रक्त छन जाता है यानी साफ हो जाता है, साफ और अपशिष्ट पदार्थ सारे इसके अंदर रह जाएंगे और शेष जो शुद्ध रक्त होगा उसको क्या है अपवाही धमनी के द्वारा वापस शिराओं में भेज दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जो जैसे ही रक्त यहाँ पे आया तो रक्त क्या होता है ग्लोमेरुलस के अंदर से होके गुजरता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, महीन जो केशिकाओं का एक जाल है जिसके अंदर क्या होगा, रक्त का क्या होता है फिल्टर होता है, निस्यंदन होता है। इसके फिल्टर होने से क्या होता है, ये जो बोमेन संपुट है ये एक थैलेनुमा रचना है। इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो छनकर इस बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ आने के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, कुछ लवण। ये जो पदार्थ है वो बोमेन संपुट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, ये सभी स्थन करके आ जाते हैं बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, यानी पूर्ण होती है। ये तीनों चरण कौन कौन से हैं? पहला है गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन, निस्यंदन का अर्थ है यहाँ पे फिल्टर करना, फिल्टरित होना। दूसरा है पुनः अवशोषण। और थर्ड है स्त्रावण, सेक्रेशन। अब देखिए जो गुच्छीय निस्यंदन है वो क्या होता है। अभी अपने ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके द्वारा अपने समझेंगे कि जो गुच्छीय निस्यंदन है वो क्या होगा। वृक्कीय धमनी से क्या होता है, अशुद्ध रक्त आता है अभिवाही धमनी द्वारा। वृक्कीय धमनी की एक शाखा है अभिवाही धमनी का, उसके द्वारा क्या होता है अशुद्ध रक्त बोमेन संपुट के अंदर आएगा। बोमेन संपुट में क्या होता है, ये जो अभिवाही धमनी एक गुच्छे के रूप में संरचना बना लेती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब क्या होता है कि ये रक्त जैसे इसके अंदर से निकलेगा ये ग्लोमेरुलस के अंदर से होकर वापस अपवाही धमनिका के अंदर
चला जाता है। तो यहाँ पर जो अभिवाही धमनी है इसका व्यास होता है ज़्यादा, खुली ज़्यादा होती है, और अपवाही धमनी है वो होती है मतलब कम पतली होती है। तो यहाँ से जैसे रक्त इसके अंदर से होकर वापस निकलेगा तो इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। उस दाब के कारण इस रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से छन कर किस में आ जाते हैं, बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। वो यहाँ से छन कर किस में आ जाएंगे, बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उनके साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन कर इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, लवण, अमोनिया और यूरिया है, ये है अपशिष्ट पदार्थ। ये सभी कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, बोमेन संपुट में। और बोमेन संपुट के आगे का जो ये भाग है नेफ्रॉन का, इन्हें कहते हैं वृक्क नलिका। इसे क्या कहेंगे, वृक्क नलिका। तो ये परा निस्यंदन इसे कहेंगे या गुच्छीय निस्यंदन इसे कहेंगे कि ग्लोमेरुलस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ कुछ उपयोगी पदार्थों के साथ भी छन कर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाएगी, गुच्छीय निस्यंदन। और ये जो गुच्छीय निस्यंदन है वो क्या होता है, 1000 से 1200 ml जो रक्त है वो प्रति मिनट छनता है। 1000 से 1200 ml जो रक्त है वो प्रति मिनट यहाँ से निस्यंदित किया जाता है या छन देता है। अब निस्यंदित हुआ जो रक्त है, निस्यंदित रक्त है यानी ये जो पदार्थ युक्त जितना भी रक्त है वो कहाँ जाएगा, वृक्क नलिका में आएगा। अब वृक्क नलिका के अंदर क्या होता है, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इसकी जो दीवार है वो किससे मिलकर बना होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। उसका काम क्या है, ये जो घनाकार उपकला कोशिकाओं की दीवार है क्यों बनाई, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी इसके अंदर आ गए थे। उन उपयोगी पदार्थों को ये वृक्क नलिका उन घनाकार उपकला कोशिकाओं के द्वारा वापस सोख लेती है, वापस अवशोषण कर लेती है। और वो अवशोषित करके जो ये अपवाही धमनी है वो इसके साथ साथ निकलती है, उसके अंदर वापस डालती रहती है और इन सभी पदार्थों को वापस रक्त प्रवाह में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अपने को पुनः अवशोषण। अब तीसरा है स्त्रावण। अब क्या होता है कि जो शेष बचा रक्त है, उपयोगी पदार्थ वापस निकाल लिए, अब जो शेष बचा हुआ पदार्थ है वो ही क्या होता है, मूत्र होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या होती है, यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ये जो मूत्र है वो क्या है, अंत में दूरस्थ कुंडलिका नलिका से होता हुआ किस में डाल दिया जाता है, संग्रह नलिका में डाल दिया जाता है। और संग्रह नलिका आगे चलकर किस में चली जाती है, अपने अपने वृक्क की मूत्रवाहिनी में। अपने अपने जैसे बायां वृक्क है तो बाईं मूत्रवाहिनी में, दायां वृक्क है तो दाईं मूत्रवाहिनी में ये संग्रह नलिका चली जाती है। वहाँ से मूत्र है वो कहाँ चला जाता है, मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होता है। लगभग 400 या 600 ml जैसे ही मूत्र इकट्ठा होगा उसके अंदर तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक संदेश भेजा जाता है, जिससे कि जो मूत्राशय है उस मूत्राशय के अंदर क्या होगा, उसकी जो पेशियां हैं उसमें संकुचन होगा और जो उसकी अवरोधनीय है उसमें शिथिलन होगा। और इस क्रिया के फलस्वरूप मूत्र का क्या है, उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से ये जो मूत्र निर्माण पूरा होता है। चलो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला जो चरण अभी अपने पढ़ा वो है गुच्छीय निस्यंदन या परा निस्यंदन। निस्यंदन का अर्थ यहाँ देख लीजिए, छानना। एक तरह से आप ये समझ सकते हो, छानना, छानने की जो प्रक्रिया वो निस्यंदन। तो गुच्छीय निस्यंदन में क्या लिखेंगे अपने कि वृक्क में लगातार रक्त का प्रवाह होता रहता है, अब यहाँ देखिए वृक्क में लगातार रक्त आता रहेगा और वापस निकलता रहता है। तो अशुद्ध रक्त, यहाँ पे अशुद्ध रक्त का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त, उसको अशुद्ध रक्त बोला है कि अशुद्ध रक्त वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में
प्रवेश करता है, वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में प्रवेश करता है। अब अभी अपने पढ़ा था यहाँ पे कि जो वृक्क धमनी है उसकी एक शाखा है अभिवाही धमनी, तो ये लिखते हैं वृक्क धमनी की एक शाखा अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी बोमेन संपुट में जाकर, अभिवाही धमनी बोमेन संपुट, साथ साथ चित्र को भी देख सकते हो, अभिवाही धमनी किस में जा रही है, बोमेन संपुट में जाकर एक गुच्छे के रूप में संरचना में बदल जाती है, संरचना में बदल जाती है। उस गुच्छे के रूप की संरचना को क्या कहते हैं, बदल जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद की धमनी व्यास में थोड़ी कम हो जाती है, जिसे अपवाही धमनी कहते हैं, जिसे अपवाही धमनी कहते हैं। ये सारी चीज़ें यही लिखी है कि वृक्कीय धमनी की एक शाखा है अभिवाही धमनी, बोमेन संपुट में आके गुच्छे में बदल जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस से आगे ये धमनी क्या है, व्यास में कुछ छोटी हो जाती है, जिसे अपवाही धमनी कहते हैं। इस अंतर के कारण, कौन से अंतर के कारण, जो व्यास का अंतर है, यानी कि व्यास है, यानी कि जो मोटाई अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी की जो मोटाई है, उसके अंतर के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिससे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, अमोनिया तथा यूरिया जैसे पदार्थ छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं, बोमेन संपुट में आ जाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, गुच्छीय निस्यंदन कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाएगी, गुच्छीय निस्यंदन कहलाती। समझ गए होंगे कि जैसे ही रक्त का दबाव बढ़ेगा, उसके अंदर ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया जैसे पदार्थ है वो छनकर किस में आ जाएगी, बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाएगी, गुच्छीय निस्यंदन। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्रति मिनट है, प्रति मिनट कितने रक्त का गुच्छीय निस्यंदन होता है, 1000 से 1200 ml रक्त है, उसका क्या है, फिल्टर होता है अपने नेफ्रॉन के, किडनी के अंदर। प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन हो जाता है। अब आगे देखिए। अब देखिए दूसरा जो चरण था वो पढ़ा आपने पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण
ये क्या होता है समझा चुके हैं कि जो अब द्रव है ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया और अमोनिया का जो मिला हुआ जो रक्त था वो किस में आ जाएगा, वृक्क नलिका में आ जाता है। तो अब ये बोलेंगे बोमेन संपुट के बाद, अब इसे निस्यंदन ही लिखूंगा मैं, बोमेन संपुट के बाद निस्यंदन वृक्क नलिका में आ जाता है। यहाँ के जो नीचे जितने भी दिखाई दे रही है क्या है, वृक्क नलिका है। वृक्क नलिका में आ जाता है जहाँ पर निस्यंदन में से उपयोगी पदार्थों, जैसे उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, लवणों का लगभग पुनः अवशोषण किया जाता है। देखो वृक्क नलिका के अंदर क्या किया जाता है, जो उपयोगी पदार्थ है उनको वापस सोख लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यह कार्य क्यों संपन्न होता है वृक्क नलिका में, क्योंकि वृक्क नलिका में क्या पाई जाती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। यह कार्य वृक्क नलिका की दीवारों में उपस्थित घनाकार, ध्यान रखना इसका, घनाकार उपकला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो पुनः अवशोषण का कार्य है वो वृक्क नलिकाओं की जो दीवारें हैं वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। उसके कारण क्या होता है कि जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार अवशोषित पदार्थ अपवाही धमनी द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार अवशोषित पदार्थ अपवाही धमनी द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। वहाँ से इन पदार्थों को किसके द्वारा, जो वृक्क है, वृक्क शिरा है, उसके द्वारा वापस भेज दिया जाता है। अब जो तीसरा चरण था वो है स्त्रावण। देखिए पुनः अवशोषण के बाद जो शेष निस्यंदन था उसके अंदर अब क्या बच जाता है, यूरिया जैसे अपशिष्ट बच जाते हैं। यही लिखते हैं पुनः अवशोषण के पश्चात शेष निस्यंदन में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं। इन्हीं से मूत्र का निर्माण होता है। यानी कि जो तरल पदार्थ है ना, यूरिया वाला और निस्यंदित पदार्थ है, वही क्या है, मूत्र है। इन्हीं से मूत्र का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि यहाँ जैसे दूरस्थ जो कुंडलित नलिका है यहाँ तक आएंगे
तो अवशोषण के पश्चात किनका अवशोषण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवणों का जो पुनः अवशोषण हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे जल का भी अवशोषित हो जाता है। शेष जो तरल बचता है वो क्या होता है, यूरिन कहलाता है या मूत्र कहलाता है। उस तरल को किसके अंदर डाल दिया जाता है, संग्रह नलिकाओं के अंदर डाल दिया जाता है। और जितनी भी नेफ्रॉन्स होती है, क्योंकि अभी आपने बात की थी जो एक किडनी है उसमें कई लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती है, तो उन सभी की नेफ्रॉन्स से ये जो दूरस्थ कुंडली नलिका है वो संग्रह नलिका में इकट्ठी होगी, और सारी संग्रह नलिकाएं किस में चली जाती है, अपनी अपनी तरफ की मूत्र वाहिनी में चली जाती है। तो यह जो निस्यंदन है, निस्यंदित रक्त है, यह उसे जिसे अपने आप क्या कहेंगे, वृक्क नलिका में मूत्र बोलेंगे। उस मूत्र को संग्रह नलिका के द्वारा मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। यहाँ से इन्हें संग्रह नलिका के द्वारा अपनी तरफ की मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि जो मूत्र वाहिनी है वो दो होगी, बाईं मूत्र वाहिनी और दाईं मूत्र वाहिनी, जहाँ से मूत्राशय इसे संग्रहित करता है। मूत्राशय क्या करेगा, उस मूत्र को संग्रहित करता रहता है, और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 400 से 600 ml कैपेसिटी होती है। जैसे ही रक्त की मूत्र की मात्रा 400 से 600 ml तक होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ऐच्छिक पेशियों से संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है, जिससे क्या होगा, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है, जिससे मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है तथा अवरोधनी, जो मूत्राशय की अवरोधनी है जो मूत्र को रोक के रखती है, अवरोधनी में शिथिलन होता है, जिससे मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है या उत्सर्जित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह से मूत्र का क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखिए, जो वृक्क द्वारा साफ किया गया रक्त था, वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिरा लेकर जाती है। इस तरह से जो मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसमें आपके एक प्रश्न और बनता है कि मूत्रण प्रतिवर्त किसे कहते हैं, वो देखते हैं। देखिए, मूत्रण प्रतिवर्त क्या है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त
कहा जाता है, मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। अब इन उत्सर्जन अंगों के अलावा कुछ अन्य अंग भी है जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला पढ़ते हैं अपने फेफड़े। जो फेफड़े हैं वो किसका उत्सर्जन करेंगे? कौन से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ये अपने श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है? यकृत जो अंग है वो भी उत्सर्जन में भाग लेता है। कैसे लेगा? जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरोल, अधिक जो विटामिन होते हैं वो, वह हार्मोन्स, एक्स्ट्रा जो हार्मोन्स का मल के साथ उत्सर्जन करते हैं, मल के साथ उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। तीसरा है त्वचा। त्वचा भी क्या है? अपनी जो स्किन है वो भी उत्सर्जन का काम करते हैं। यकृत के बारे में आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नमक यानी कि जितने जो लवण हैं उनका, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के रूप में, उत्सर्जन करती है। इसके अलावा त्वचा और भी करती है रूप में उत्सर्जन, पसीने के रूप में उत्सर्जन, तथा स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन किसके रूप में होता है? सीबम के रूप में। स्टेरोल और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन सीबम के रूप में किया जाता है, सीबम के रूप में किया जाता है। आपकी 10th क्लास के सिलेबस के अनुरूप क्या होता है? ये उत्सर्जन तंत्र का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। उत्सर्जन तंत्र के 3 वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो इससे पहले उनको भी देख लें ताकि उत्सर्जन तंत्र आपको क्या है पूरा समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।